नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले उदयपुर से। उदयपुर जिले में एक अलसीगढ़ नाम का गांव पड़ता है और इसी अलसीगढ़ गांव में रहने वाली रीतू देवी जो कि मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। 3 साल पहले रीतू के पति की मौत हो जाती है, जिससे सारे घर की जिम्मेदारी रीतू के कंधों पर आ जाती है। रीतू के परिवार में इसका एक बेटा होता है जिसका नाम परवीन होता है। परवीन जो कि 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता था। दूसरी तरफ इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम राखी होता है। राखी जो कि 10वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी। दोनों बच्चे सुबह के 8 बजे के आसपास अपने स्कूल में पढ़ाई करने चले जाया करते थे और फिर शाम के 3 बजे के आसपास अपने घर पर लौट आ जाया करते थे। इस तरह से सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा होता है। एक दिन रीतू की बेटी राखी अपनी माँ रीतू को कहने लगती है कि माँ, तुम दूसरों के घर में जाकर मेहनत मजदूरी का काम करती हो, ये काम करना छोड़ दो। तुम्हें अच्छे कपड़े सिलने आते हैं, तुम ऐसा करो, कपड़ों की सिलाई करना शुरू कर दो। अब बेटी जैसे ही इन बातों को कहती है तो इस बात का असर माँ के दिमाग पर पड़ जाता है। रीतू को ये बात समझ में आ जाती है। रीतू कहने लगती है कि बेटी, मुझे कपड़े तो अच्छे तरीके से सिलने आते हैं, लेकिन कपड़े सिलने के लिए मशीन कहाँ से लाऊंगी? मशीन ज्यादा पैसों की आती है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। रीतू अपनी बेटी को कहने लगती है कि 2,000 रुपये तो मेरे पास पड़े हैं, लेकिन एक 2,000 रुपये मुझे कहीं ना कहीं से उधार पकड़ने पड़ेंगे। अब बेटी राखी अपनी माँ रीतू को कहने लगती है कि माँ, किसी पड़ोसी से उधार ले ले और फिर धीरे धीरे करके उसके लौटा देना। और इस तरह से रीतू की समझ में ये बात आ जाती है। रीतू अब सोचने लगती है कि बस अब तो मुझे कपड़े सिलाई करने की एक मशीन खरीदनी है और फिर मैं अच्छे कपड़े सिल कर अच्छे खासे पैसे कमा लिया करूंगी। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद रीतू देवी सोचने लग जाती है कि मुझे 2,000 रुपये अपनी पड़ोसन अनु से उधार में ले लेने चाहिए। इतना सोचने के बाद रीतू देवी अपनी एक पड़ोसन अनु के घर पर चली जाती है। अनु के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन आज अनु अपने घर का दरवाजा नहीं खोलती है, बल्कि अनु का पति जगदीश पंवार घर का दरवाजा खोलता है। जगदीश पंवार जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस दरोगा के पद पर होता है। जगदीश पंवार नाड़े का ढीला होता है, लंगोट का ढीला होता है। जगदीश पंवार की नजरें जैसे ही रीतू देवी पर पड़ती है तो रीतू देवी की खूबसूरती को देखकर जगदीश पंवार का मन, यानी इसका मन डोल जाता है और इसकी नीयत इस महिला पर खराब हो जाती है। जगदीश पंवार इस बात को सोचने लग जाता है कि महिला तो काफी खूबसूरत है, क्यों न इसका फायदा उठा लेना चाहिए। और इस तरह से जैसे ही रीतू देवी अब जगदीश पंवार को पूछने लगती है कि मुझे अनु से 2,000 रुपये उधार पर लेने थे, जगदीश पंवार कहने लगता है कि वो एक पड़ोसन के घर पर गई है, तो मेरे घर में आकर उसका इंतजार कर सकती हो। और इस तरह से अब रीतू देवी इसके घर के अंदर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही 2 मिनट का वक्त गुजरता है तो जगदीश पंवार की पत्नी अनु भी अपने घर पर आ जाती है। और फिर इसके बाद जो रीतू होती है अनु को कहने लगती है कि अनु, मुझे 2,000 रुपये ब्याज पर दे दो, मैं अगले महीने तुम्हारे 2,000 रुपये लौटा दूंगी। लेकिन इसी बीच जगदीश पंवार लगातार इस महिला रीतू देवी की खूबसूरती को देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद अनु इस महिला रीतू को 2,000 रुपये ब्याज पर दे देती है और अनु इसको कहने लगती है कि अगले महीने लौटा देना। अब इसके बाद रीतू देवी 2,000 रुपयों को लेकर अपने घर पर आ जाती है। लेकिन जगदीश पंवार इस बात को सोचने लग जाता है कि किसी न किसी तरीके से इस महिला को हासिल करना ही है। बस ऐसे ऐसे ख्याल इस पुलिस दरोगा पर जगदीश पंवार के मन में आते रहते हैं। दूसरी तरफ रीतू के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि जिससे वो अपनी सिलाई की एक मशीन खरीद सकती थी। जैसे ही अगला दिन होता है तो अब रीतू देवी नजदीकी शहर में जाती है, वहां से एक सिलाई मशीन खरीद कर ले आती है। घर के बगल में एक दुकान खाली पड़ी होती है और उस दुकान को किराए पर ले लिया जाता है। उस दुकान के अंदर अब रीतू देवी अपनी सिलाई मशीन को रख लेती है और कपड़े सिलाई करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके रीतू देवी की दुकानदारी अच्छे तरीके से चलने लग जाती है, क्योंकि गांव की सारी औरतें इसी महिला की दुकान पर अपने कपड़े सिलवाने के लिए आया करती थी। इस महिला रीतू देवी के पास अच्छे खासे पैसे भी आने लग जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन रीतू देवी नहीं जानती थी कि भविष्य में चलकर उसके साथ और उसकी बेटी राखी के साथ क्या होने वाला है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 10 अक्टूबर 2025 का दिन। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। जगदीश पंवार पुलिस दरोगा अपने पुलिस स्टेशन से आज जल्दी घर पर लौट आया था। और इसके बाद थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद जगदीश पंवार की पत्नी अनु देवी अपने पति को कहने लगती है कि अभी अभी मेरी माँ का फोन कॉल आया था, मुझे अपने मायके जाना है और तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन जगदीश पंवार मुकर जाता है, क्योंकि जगदीश पंवार मौके की तलाश में होता है। जगदीश पंवार अपनी पत्नी अनु को कहने लगता है कि तुम अकेली अपने मायके में जा सकती हो। और इसके बाद अनु देवी अपने कुछ कपड़े लेकर अपने मायके के घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद जगदीश पंवार अब अपने घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकलने के बाद इस महिला रीतू देवी की दुकान पर आ जाता है। रीतू को कहने लगता है कि रीतू, तुम्हें मेरी पत्नी के कुछ कपड़े सिलने हैं
और कपड़ों का नाप लेने के लिए तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पत्नी तुम्हारी दुकान पर नहीं आ सकती है। यहाँ पर जो जगदीश पवार पुलिस दरोगा होता है, साफ साफ इस महिला को झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि जगदीश पवार इस महिला को हासिल करना चाहता था। अब ये महिला रितु देवी इस जगदीश पवार को कहने लगती है कि मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हारे घर पर आती हूँ और तुम्हारी पत्नी का नाप ले लूंगी। और इसके बाद जगदीश पवार अपने घर की तरफ चला जाता है। 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद रितु देवी सोचने लगती है कि मुझे जगदीश पवार के घर भी जाना है, उसकी पत्नी के कपड़ों का नाप भी लेना है। लेकिन ये महिला रितु देवी नहीं जानती थी कि आज उसकी पत्नी अनु घर पर ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद अब रितु देवी अपनी दुकान का शटर नीचे करती है और फिर जगदीश पवार पुलिस दरोगा के घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद जगदीश पवार के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और फिर घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती है। अब जगदीश पवार जैसे अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह रितु को कहने लगता है कि मेरी पत्नी पड़ोसी के घर पर गई है, तो मेरे घर के अंदर बैठ जाओ। और इस तरह से जो रितु होती है सीधी सादी भोली भाली महिला होती है, वह इसके घर के अंदर जाकर बैठ जाती है। लेकिन मौका पाते ही जगदीश पवार अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है और जैसे ही रितु संभल पाती उससे पहले ही जगदीश पवार इस महिला के मुंह पर हाथ रख लेता है और इसको घसीट कर कमरे के अंदर ले जाता है। सबसे पहले वह इसका मुंह पर कपड़ा बांध देता है और कपड़ा बांधने के बाद वह इसके हाथ पैर भी चुन्नी के साथ बांध देता है। और जैसे उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं तो इसके बाद जगदीश का आगे का काम शुरू हो जाता है। जगदीश पवार इस महिला का फायदा उठाने लग जाता है। वह इस महिला के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है और ये गलत काम जगदीश पवार तब तक करता है जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता है। दूसरी तरफ रितु इसकी सारी बातों का विरोध करती रह जाती है, लेकिन जगदीश पवार अपने काम को अंजाम देता चला जाता है। और जैसे जगदीश पवार का ये काम खत्म हो जाता है तो जगदीश पवार इसके हाथ पैर खोल देता है और इसके मुंह में से कपड़ा भी बाहर निकाल देता है। जगदीश पवार अब इस महिला रितु देवी को धमकी देता है और कहता है कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को जान से मार दूंगा। और इस तरह से महिला काफी डर जाती है। रितु अब सोचने लग जाती है कि ये पुलिस वाला है, ये कुछ भी कर सकता है, यह मेरे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और इस तरह से जगदीश पवार इस महिला को कहने लगता है कि अब तो जब भी मैं तुम्हें मेरे घर पर बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आई तो फिर मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ। और इस तरह से ये महिला अब इसके घर से बाहर निकलती है और अपने घर पर आ जाती है। रितु देवी जैसे अपने घर पर पहुंचती है तो उसकी बेटी राखी उसका इंतजार कर रही होती है और फिर राखी अपनी माँ को कहने लगती है कि माँ हमारे लिए जल्दी से खाना बना दो, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। लेकिन ये महिला रितु ना तो अपनी बेटी राखी को कुछ बताती है और ना ही अपने बेटे परवीन को कुछ बताती है। बस रितु देवी अपने मन में इसी बात को सोचती रहती है कि अगर मैंने अपने दोनों बच्चों को ये बात बता दी तो ऐसा भी हो सकता है वो पुलिस वाला जगदीश पवार मेरे बच्चों को कहीं नुकसान न पहुंचाते। और इसी बात को लेकर ये महिला काफी डर जाती है और फिर इस तरह से बात आई गई हो जाती है और रितु अपने कामकाज में फिर से व्यस्त हो जाती है। लेकिन रितु नहीं जानती थी कि भविष्य में चलकर ये जगदीश पवार पुलिस दरोगा इसके साथ साथ इसकी बेटी राखी के साथ भी कुछ गलत काम करने वाला था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 22 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रितु देवी की जो बेटी राखी होती है और उसका बेटा परवीन होता है, ये दोनों ही अपने स्कूल में चले जाते हैं। और फिर इसके बाद रितु देवी अपनी दुकान पर जाती है। दुकान खोलने के बाद वह अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। दूसरी तरफ जगदीश पवार पुलिस दरोगा अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वह दिन भर अपने पुलिस स्टेशन पे कामकाज करता है और जैसे शाम के 6 बजे के आसपास का वक्त होता है तो ये पुलिस वाला जगदीश पवार अपने पुलिस थाने से बाहर निकलता है और फिर इसके बाद वह नजदीकी शराब के ठेके पर चला जाता है। वहां से कुछ शराब खरीदी जाती है और फिर वहां से शराब खरीदने के बाद यह अपनी मोटरसाइकिल को लेकर अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद ये पुलिस वाला अपने खेतों में पहुंच जाता है। खेत में पहुंचने के बाद जैसे ही अंधेरा होने को आता है तो जगदीश पवार अब इस महिला रितु देवी के पास फोन कॉल करता है। रितु को बोला जाता है कि जल्दी से मेरे खेत में आ जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ। अब जैसे ही ये बात रितु देवी सुनती है तो वह सोचने लगती है कि ये पुलिस दरोगा मेरे घर पर भी आ सकता है और फिर ये बात मेरे बच्चों को भी पता चल सकती है। इस तरह से रितु देवी कहने लगती है कि मैं अभी 10-15 मिनट के बाद तुम्हारे खेत में आ रही हूँ। और इस तरह से अब रितु देवी अपनी बेटी राखी को कहने लगती है कि बेटी मैं 2 घंटे के लिए अपनी एक पड़ोसन के घर पर जा रही हूँ, मैं उसके कुछ कपड़े मैंने सील रखे हैं, वो कपड़े उसको देने हैं और उसका नाप भी लेना है। और ये 2 बातें झूठ बोलकर अब रितु देवी अपने घर से बाहर निकल पड़ती है और फिर वह उस पुलिस दरोगा जगदीश पवार के खेत में पहुंच जाती है।
खेत में पहुंचने के बाद जगदीश पुलिस दरोगा इस महिला को लेकर अपने खेत के अंदर चला जाता है। खेत के अंदर जाने के बाद आज पुलिस दरोगा जगदीश पंवार फिर से उसी गलत काम को करना शुरू कर देता है। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक जगदीश पंवार की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही जगदीश पंवार की ये इच्छा पूरी हो जाती है तो इसके बाद इस महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता है और फिर से गांव के अंदर उसको छोड़ देता है। और ये सब करने के बाद पुलिस वाला अपने घर पर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रीतू देवी ये बात अपने बच्चों से छुपाती रहती है। ये सबसे बड़ी गलती रीतू की होती है और इस गलती का जो भुगतान है इसकी बेटी राखी को भी करना पड़ता है। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 30 अक्टूबर 2025 का दिन। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास जगदीश पंवार अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। जगदीश पंवार सोचने लगता है कि आज मुझे रीतू के घर पर जाना है और रीतू के घर पर जाने से पहले उसके परिवार के लिए कुछ कपड़े खरीद लेता हूँ और कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लेता हूँ। जगदीश पंवार पास की ही दुकानों पर जाता है। वहां से अब रीतू देवी के बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीद लिए जाते हैं और फिर एक राशन पानी की दुकान से कुछ राशन पानी भी खरीद लिया जाता है। ये सब खरीदने के बाद जगदीश पंवार अपनी मोटरसाइकिल को लेकर गांव में आ जाता है और गांव में आने के बाद वह रात के करीब 7 बजे के आसपास अब रीतू देवी के घर के दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक देने लग जाता है। लेकिन आज रीतू के बजाय रीतू की बेटी राखी देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है और जैसे ही जगदीश पुलिस दरोगा की नजरें रीतू की बेटी राखी पर पड़ती हैं तो ये पुलिस दरोगा राखी को देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि राखी तो अपनी माँ से भी काफी सुंदर है। और ऐसी ऐसी बातें सोचने के बाद जगदीश पंवार के मन में ख्याल आने लगते हैं कि इस लड़की को भी मैंने किसी न किसी तरीके से हासिल करना है। और इस तरह से जब राखी पूछने लगती है कि अंकल क्या काम है, तभी जगदीश पंवार कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए कुछ कपड़े और राशन पानी खरीद कर लाया हूँ। लेकिन राखी कहने लगती है कि ये सब खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये सब हमारी माँ भी खरीद कर देती है। लेकिन फिर भी जगदीश पंवार उन कपड़ों को और उस राशन पानी को वहीं पर रख देता है और फिर रखने के बाद अपने घर पर वापस आ जाता है। लेकिन अब तो जगदीश पंवार के मन में ये लड़की बस चुकी होती है और इस लड़की को हासिल करने के लिए जगदीश पंवार किसी भी हद से गुजर सकता था। दूसरी तरफ रीतू नहीं जानती थी कि वह रीतू के साथ साथ उसकी बेटी राखी को भी हासिल करना चाहता है। इस तरह से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 8 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और रीतू देवी अपने दोनों बच्चों को कहने लगती है कि बेटा मुझे तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदने हैं और कपड़े खरीदने के लिए हम तीनों को शहर में जाना पड़ेगा। तभी राखी कहने लगती है कि माँ आज मेरी तबीयत खराब है और मैं ना तो शहर में जा सकती हूँ और ना ही मैं अपने स्कूल में जा सकती हूँ। तुम ऐसा करो परवीन को साथ में ले जाओ और हमारे लिए कुछ कपड़े खरीद कर ले आओ। और इस तरह से माँ रीतू देवी अब अपने बेटे परवीन को कहने लगती है कि परवीन तुम ही मेरे साथ चल पड़ो। और इस तरह से अब रीतू अपने बेटे परवीन को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ जगदीश पंवार पुलिस दरोगा भी पुलिस स्टेशन में जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। और जब जगदीश पंवार पुलिस दरोगा की नजरें रीतू और उसके बेटे परवीन पर पड़ती हैं तो जगदीश सोचने लगता है कि ये दोनों तो बाहर जा रहे हैं और आज रीतू की बेटी राखी अपने घर पर बिल्कुल अकेली है। जब ऐसी ऐसी बातें इसके मन में आने लग जाती हैं तो ये पुलिस दरोगा अपने पुलिस स्टेशन में जाने का इरादा टाल देता है और इस तरह से ये पुलिस दरोगा उसी समय अपने घर पर वापस चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रीतू परवीन को लेकर शहर में जा चुकी होती है और अब ये पुलिस दरोगा जगदीश पंवार अपने घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने के बाद यह अब रीतू देवी के घर की तरफ चल पड़ता है। रीतू के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद रीतू की बेटी राखी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। राखी देखती है कि उसके सामने पुलिस दरोगा जगदीश पंवार खड़ा होता है। राखी कहती है कि आज मेरी माँ और मेरा भाई घर में नहीं है, अगर कोई आपको काम है तो फिर शाम को उनसे बात कर लेना। लेकिन जगदीश पंवार कहने लगता है कि मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, मुझे थोड़ी सी प्यास लगी है, मुझे मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। और इस तरह से ये लड़की पानी लेने के लिए जैसे ही घर के अंदर चली जाती है तो जगदीश पुलिस वाला अब इसके घर के अंदर आ जाता है और मौका पाते ही घर का दरवाजा बंद कर लेता है और इस लड़की के मुंह पर हाथ रखकर इसको घसीट कर इसके कमरे के अंदर ले जाता है। और फिर इसके बाद इस लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है, इसके हाथ पैर भी कपड़े के साथ बांध दिए जाते हैं। जगदीश पुलिस दरोगा की आत्मा बिल्कुल मर चुकी होती है, उसका जमीर बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और ये पुलिस वाला जगदीश पंवार फिर इस लड़की के साथ वही गलत काम करना शुरू कर देता है। लगभग 15-20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद जब जगदीश पंवार का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद ये इस लड़की को धमकी देता है और कहता है कि अगर ये बात तूने किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तेरे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा।
और इस तरह से ये लड़की डर जाती है, सहम जाती है। अपना काम खत्म करने के बाद जगदीश पवार इस घर से बाहर निकल जाता है और फिर अपने पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाता है। 3-4 घंटों का वक्त गुजरने के बाद राखी की माँ रितु देवी अपने बेटे परवीन को लेकर अपने घर पर आ जाती है और रितु देवी देखती है कि उसकी बेटी राखी अपने कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। उसकी हालत भी खराब होती है। रितु अपनी बेटी राखी को पूछने लगती है कि बेटी आखिर क्या बात है। इसके बाद राखी अपनी माँ के गले से लिपट जाती है, रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। रोते रोते अपनी पूरी कहानी को अपनी माँ रितु को बता देती है। रितु को बताया जाता है कि उसकी गैर हाजिरी में जगदीश पवार पुलिस दरोगा उसके घर पर आया था। उसने पानी के बहाने मुझे पकड़ लिया और फिर मेरे साथ उसने गलत काम किया है। अब जैसे ही रितु और परवीन को ये सारी बातें पता चलती है तो परवीन का जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर होता है। परवीन कहने लगता है कि इस बात का बदला तो जरूर लिया जाएगा। रितु भी अब वहां पर रोना शुरू कर देती है, रोते रोते अपनी पूरी कहानी अपने दोनों बच्चों को सुना देती है। दोनों बच्चों को बताया जाता है कि वह काफी दिनों से उसके साथ भी गलत काम कर रहा है और इस तरह से माँ, बेटे और बेटी ये तीनों मिलकर एक योजना तैयार कर लेते हैं। योजना ये बनाई जाती है कि किसी न किसी तरीके से इस जगदीश पवार पुलिस दरोगा को खत्म करना है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 22 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के 8 बजे के आसपास जगदीश पुलिस वाला अपने घर से निकलकर अपने पुलिस स्टेशन में जाता है। दिन भर वह पुलिस थाने के अंदर ड्यूटी देता है और जैसे ही रात के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। बीच रास्ते में शराब के ठेके से शराब की बोतल खरीदी जाती है और कहीं पर बैठकर वहां पर वो शराब भी पीता है। शराब पीने के बाद उसको गहरा नशा हो जाता है और नशे की हालत में जगदीश पुलिस वाला ये सोचने लगता है कि मुझे अब रितु देवी के परिवार के लिए कुछ राशन पानी खरीद लेना चाहिए। वह कई दुकानों पर जाता है, वहां से कुछ राशन पानी खरीद लेता है और ये सब खरीदने के बाद वह अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है और फिर गांव में आ जाता है। तब तक अंधेरा हो चुका होता है, रात के करीब 8:15 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है। अब ये पुलिस वाला जगदीश पवार रितु देवी के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, लेकिन आज रितु का बेटा परवीन जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने जगदीश पवार पुलिस दरोगा खड़ा होता है। परवीन को अब गुस्सा आने लग जाता है। परवीन देखता है कि ये पुलिस दरोगा नशे की हालत में होता है। परवीन अब इस बात को भी सोचने लग जाता है कि पुलिस दरोगा ने काफी शराब पी रखी है और इसको काफी नशा भी हो चुका है और इस तरह से आज के रात में ही इसको खत्म करने में फायदा है। देखते ही देखते ये परवीन नाम का लड़का इस पुलिस दरोगा जगदीश पवार को घर के अंदर घसीट लेता है। घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है और इसके बाद परवीन कुमार अपनी माँ रितु देवी और अपनी बहन राखी को आवाज लगाता है। रितु देवी देखती है कि पुलिस दरोगा नीचे पड़ा हुआ था और इस तरह से रितु अब एक बड़ा सा डंडा उठाती है और इसके सिर पर 2-4 डंडे मार देती है। लेकिन ये पुलिस वाला चीखता चिल्लाता उससे पहले ही परवीन इसका गला पकड़ लेता है। परवीन कुमार पास में ही पड़ी एक ईंट उठाता है और इसके सिर में दे मारता है। इसी बीच परवीन की बहन राखी देवी रसोई के अंदर जाती है और एक धारदार चाकू उठाकर ले आती है और फिर अपने भाई परवीन को कहने लगती है कि भाई मुझे इसका वो अंग काटना है जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इस तरह से परवीन और उसकी माँ रितु देवी इसके हाथ पैर पकड़ लेती है और फिर इसके बाद ये लड़की राखी देवी इस पुलिस दरोगा जगदीश पवार के उस संवेदनशील हिस्से को काट देती है जो जगदीश पवार की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और फिर इसके बाद बचा कुचा काम परवीन कर देता है। परवीन चाकू लेता है, चाकू लेकर इसका गला रेत देता है और जैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है तो अब परवीन सोचने लगता है कि हम किसी न किसी तरीके से फंस सकते हैं, क्यों ना हम खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। और इस तरह से परवीन कुमार नजदीकी पुलिस स्टेशन में खुद से ही फोन कॉल करता है। आधे घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और फिर पुलिस इस जगदीश पवार के शव को बरामद कर लेती है। इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसके बाद पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और जब रितु देवी से पूछताछ की जाती है तो रितु देवी अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है, लेकिन पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होती है और इसके बाद पुलिस इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रितु देवी, राखी ने और उसके भाई परवीन ने जगदीश पवार के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।